फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स में वेक्टर कैलकुलस से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि इस टॉपिक का नाम है वेक्टर कैलकुलस, तो थोड़ी कैलकुलेशन तो ये हमसे करवाएंगे। इसमें लगभग 28 से 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हर टॉपिक को टच करते हुए इसमें सभी क्वेश्चंस आ गए हैं, तो उन्हें हम एक एक करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आर वेक्टर हमें दिया गया है तो स्थिति सदिश है, आर वेक्टर स्थिति सदिश है, तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए कि आर वेक्टर हमें दिया गया है एक्स आई कैप, स्थिति सदिश ऐसा ही होता है जेड के कैप। तो हमसे कर्ल ऑफ आर वेक्टर पूछा गया है, तो कर्ल कैसा होता है, कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप इस तरह याद रखना, कर्ल को सी से सी को क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। और कैसे होता है, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ एक्स वाई एंड जेड और इसका इस टाइप से। तो आइए इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो आई कैप ये कट जाएगा, तो डेल अपॉन डेल वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई। अब देखो यहाँ वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है, तो जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका जीरो, इसका भी जीरो। और इसी तरीके से क्या है कि जो आगे आने वाली टर्म है वहां भी यही रूल फॉलो होगा। तो यहाँ फिर के कैप यहाँ भी जीरो हो जाएंगे, तो ये तीनों टर्म जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो होके ये जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि देखो ये जीरो बन रहा है और वैसे ही आगे आने वाली टर्म्स भी आएंगी, तो इस तरह ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो सदिशों का आंतरिक गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन शून्य है, ठीक है, यदि इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो इनके बीच कोण क्या होगा, एंगल हमसे पूछा है। तो एंगल क्या होगा, हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो है, ये कब जीरो हो सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा होता है ना जीरो। अब ये जीरो कब हो सकता है, ये तभी जीरो हो सकता है जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। और cos थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। ठीक है, इसलिए ये तो जीरो होंगे नहीं, तो ये जीरो होगा, तो ये कब जीरो होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। और ये होता भी है कि जब दो सदिश 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनका जो अदिश गुणन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आइए हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि डाइवर्जेंस तथा कर्ल किसी सदिश के होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन देख के बताएंगे कि डाइवर्जेंस और जो कर्ल है वो क्या होते हैं। देखो डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, एंड कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट, सी टू सी डी टू डी, ऐसे याद रखना है आपको। तो देखो डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, एंड कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अदिश राशि मिलेगी, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या सदिश राशि मिलती है। तो बस यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए डाइवर्जेंस सदिश डॉट अदिश एंड कर्ल सदिश, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आइए हमारा है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, शून्य कर्ल का सदिश होता है, मतलब कि किसी वेक्टर का यदि कर्ल है जो जीरो आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शंस देख के बताएंगे कि उसको हम क्या बोलेंगे। शून्य कर्ल, कर्ल मीन्स देखो कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब अगर किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर जीरो है तो उसको बोलते हैं हम इरोटेशनल या आघूर्णी। ठीक है, और यदि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं परिनालिका या सोलेनोइडल। ये याद रखना बस, तो वही हमसे पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आघूर्णी, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है हमारा, उसमें हमसे पूछा गया सदिश दिया गया है और इसका 2 3 4 पर डाइवर्जेंस पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम इसको करते हैं। जैसे डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट एफ हमें करना है, तो क्या होगा,
डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप डॉट एफ वेक्टर। देखो आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, तो आई वाले टर्म का तो एक्स के सापेक्ष, जे वाली टर्म का वाई के सापेक्ष, एंड के जेड वाली सॉरी के कैप वाली टर्म का जेड के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए पहली टर्म का कर दो, पहली टर्म क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स 6x स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3xy स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ वाई आएगा एक्स वाई जेड क्यू। करो 12x प्लस 6xy प्लस 3xy जेड स्क्वायर। अब किस पॉइंट पर पूछा गया है, 2 3 4 पर, तो रख दो वैल्यू। तो 12 गुणा 2 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16। जैसे ही आप इसको करते हैं तो आपके पास देखो कैलकुलेशन करके देख लेना 348 आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया बी आंसर हमारा। ठीक है, अब आगे चलिए, हमारा 6th क्वेश्चन है कि ऐसे समतल का समीकरण जो ए वेक्टर से गुजरता है तथा ओ वेक्टर के लंबवत है। ठीक है, अब देखिए कोई भी समतल का सदिश, समतल मतलब प्लेन, ठीक है, प्लेन का सदिश समीकरण, प्लेन का सदिश समीकरण जो ए वेक्टर ए पॉइंट से तो गुजरता है, ए पॉइंट दे रखा है ना, हाँ ए पॉइंट से तो गुजरता है, और इस वेक्टर क्या ओ वेक्टर के लंबवत है। तो इसका समीकरण होता है कि जब हम कोई भी पॉइंट यहां लेते हैं तो ये इसका सदिश कैसे करेंगे, यहां मान लीजिए ओरिजिन है, तो ये क्या है आर पॉइंट है, तो आर वेक्टर जो होगा क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका लंबवत है ना, तो डॉट ओ वेक्टर बराबर 0, यही इसका समीकरण हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन है हमारा कि सदिश के कोसाइंस एल एम एन तब सही है, क्या होता है, ये होता है, ये तो सबको पता होता है। आइए 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई देखिए, कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, सीधा, ना क्रॉस ना डॉट, ग्रेडियंट में सीधा होता है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स फाई आई कैप डेल अपॉन डेल वाई फाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड फाई के कैप होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, साथ में अब यहाँ क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स फाई डेल अपॉन डेल वाई फाई डेल अपॉन डेल जेड फाई। और जब इसको हम ओपन करेंगे तो देखो आई यहाँ आएगा और यहाँ क्या आएगा, फाई का डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड फाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल वाई फाई। जब यहां करेंगे तो ये करके आपस में जब आई आई प्लस जे प्लस के ऐसे आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 0। और कैसे होंगे, देखो जब हम इसके सापेक्ष करेंगे, पहला पॉइंट यहां लेंगे तो देखो डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड फाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल वाई, तो ये गुणा 0 प्लस जे, क्योंकि देखो डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड यहां भी है, माइनस डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल वाई, तो वो माइनस होके पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस के कैप 0 बराबर 0 आंसर हमारा इस तरह आ जाएगा। और ये तो एक रिजल्ट के तौर पर भी हम याद रख सकते हैं, रिजल्ट है सीधा, ठीक है, लिखवा रखा है आपको। अब देखिए ग्रेडियंट फील्ड, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेडियंट फील्ड की परिभाषा या कैसे लिखा जाता है ग्रेडियंट फील्ड को,
ग्रेडियंट फील्ड में क्या होता है, देखो कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, और ग्रेडियंट में कोई प्रोडक्ट नहीं आता, तो ये हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, ना डॉट है ना क्रॉस है, तो ये आंसर हो जाए। अब देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा कि ए के किस मान के लिए सदिश दिस एक परिनालिका है, मतलब सोलेनोइडल है। देखो सोलेनोइडल के लिए क्या बता रखा है, परिनालिका के लिए कि डॉट बराबर जीरो, यहाँ एफ दिया गया है तो एफ बराबर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स प्लस 2y प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई माइनस 3x प्लस डेल अपॉन डेल जेड, एक्स प्लस ए जेड बराबर जीरो आना चाहिए। देखो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, प्लस इसका y के सापेक्ष करेंगे तो 1, प्लस इसका z के सापेक्ष करेंगे तो a बराबर जीरो, a बराबर -2, आंसर। इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, कौन से 10th का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा है, ओके, स्टोक्स प्रमेय में कौन सा संकारक उपयोग किया जाता है। ये स्टोक्स और वो जो गॉस डाइवर्जेंस स्टोक्स प्रमेय है उनका, उनमें से चलो इंक्लूड कर लिया, कोई नहीं, तो इसमें आप देखिए याद रखना कर्ल यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी देखते हैं 12th क्वेश्चन है, और उनके क्वेश्चन जो स्टॉक्स गॉस वाली अलग यूनिट में करवा रखे हैं तो उनको वहाँ देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12, दो सदिशों के लंबवत की शर्त है, देखो परपेंडिकुलर कब होते हैं, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, ठीक है। तो क्या है, किसी एक का जीरो वेक्टर होना, सदिश गुणन जीरो ना अदिश गुणन, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जीरो, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। आइए अब हम कौन सा पढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि एक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जीरो होगा यदि सदिश क्षेत्र लिखा जाए, ठीक है। अब इसमें जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसका डाइवर्जेंस जीरो कब होगा, ठीक है, और फंक्शन को कैसे लिखा जाए। इसका मतलब देखो उन्होंने ये दिया गया है कि इसका डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, किसी फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, ठीक है। तो इसमें जो f को क्या लिखें हम, तो f की एक कंडीशन होती है जी, ये हमेशा जीरो, ओ सॉरी कुछ लिखिएगा जी, मतलब ये हमें पूछा गया है कि ये जीरो होगा जब हम f को कैसे लिखें, तो ये कंडीशन होती है कि डॉट प्रोडक्ट विद कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ f बराबर जीरो होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ल, तो क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है, तो ये बी आंसर हमारा हो जाएगा। अब आइए 14, यदि R एक स्थिति सदिश है तब डाइवर्जेंस R होगा, ठीक है। यदि R एक स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश क्या होता है, R वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमसे पूछा क्या गया है, डाइवर्जेंस, कौन सा है 34 कुछ पूछा गया है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई वाली टर्म का, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, कैप कैप वाली टर्म का, जैसे ही करेंगे तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 आंसर हमारा आ जाएगा। अब चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 हमें दिया गया है कि यदि u और v ये हैं तब कोसाइन कोण का मान इनके आंतरिक गुणन द्वारा ज्ञात करो। तो कोसाइन जो कोण होता है, और आंतरिक गुणन किसको बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को। अब आपने तो कोई सा प्रोडक्ट दे रखा हो, अपन को क्या मतलब उससे, अपन तो कोसाइन कोस थीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। इसमें
कोस थीटा का वैल्यू हमसे पूछी गई है, u एंड v ये है, तो इसका u वेक्टर इससे v वेक्टर बना लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बस। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअल में, देखो u वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर, सॉरी कोस थीटा क्या होता है, u वेक्टर, फिर मोड़ लगा दिया, u वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन u वेक्टर v वेक्टर, ठीक है। अब क्या दिया गया है, 101 एंड 011, जैसे ये दिया गया है तो इससे देखो, अगर आप u वेक्टर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, आई कैप प्लस के कैप, क्योंकि जे कैप तो अलग जीरो है, और वी वेक्टर कैसे दिखाएंगे, जे कैप प्लस के कैप, ऐसे दिखाएंगे। अब इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो यही होंगे ना आगे वाले, तो इनको क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर 101 इंटू जीरो वाला होगा, तो ये जीरो प्लस ये जीरो प्लस ये 1 अपॉन, इसका करेंगे तो अंडर रूट टू 1/2, 1/2 है ऑप्शन में बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोण, उसने कोसाइन कोण पूछा है तो वो कोस थीटा ही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब देखिए 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि u तथा v दो सदिश लंबकोणीय होते हैं, लंबकोणीय मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बस सीधी सी बात है, कोई सोचने विचारने की, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17वां क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि सदिश ये दिया गया है का 1 - 1 पर डाइवर्जेंस, मतलब डॉट प्रोडक्ट वही पूछा गया है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हम कैसे बताएंगे, डॉट एफ वेक्टर जो भी दिया गया है, मतलब आई वाले का डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, करिए कैलकुलेट, ये क्या होगा 2xz प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2yz, किस पॉइंट पर पूछा गया है, 1 - 1 एंड 1 पर, कर दीजिए 2 + 1 और +2, हाँ +2 बराबर 5, तो ये इसका सी आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। 18th क्वेश्चन, यदि सदिश इसकी दिशा में एकांक सदिश है, वही यूनिट वेक्टर पूछा है हमसे, मतलब यूनिट वेक्टर तो हम जानते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, मतलब मैग्नीट्यूड। तो देखो ए वेक्टर तो दे ही रखा है तो वो तो हम यूं कहीं लिख ही देंगे। अब इसका मॉड्यूलस वो सॉरी मैग्नीट्यूड और देख लो, ए वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, तो ये क्या हो जाएगा, का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 8 9 इजिकल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ए वेक्टर, 1/3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी देखना है ये सदिश सेम ही होना चाहिए, उसी के नीचे लगता है, ठीक है, 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इन पे ईयर नहीं लिखा गया है, ये क्या बाद में ऐड किए गए हैं, तो बाकी अब से आप ये मान लीजिए बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो गए हैं आपके। तो में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, देखो ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दो सदिश हैं, तब दोनों सदिशों के बीच कोण कीजिए, मतलब वही क्या पूछा गया हमसे, cos थीटा पूछा गया है, ठीक है, cos थीटा पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
ठीक है, यही करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, आई को आई वाले से, जे को जे वाले से, और के को के वाले से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, क्या आएगा, 1 -1 एंड -2 अपॉन इसका क्या आएगा, √6, इसका क्या आएगा, √3। ठीक है, ये आई वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की। कोस थीटा ऐसे इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, बिल्कुल। जैसे ही करेंगे तो ऊपर क्या बच गया, -2 अपॉन √2 इंटू 3, √3 -2/3 √2 इज इक्वल टू -2। देखो नीचे √2 है, ऊपर 2 है, तो ये इस तरह बचेगा, ये बचेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चंस क्या पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो बस इसका भाग देके देखना पड़ेगा। अब जो √2 है ये पता होना चाहिए, ये समथिंग ऐसी होती है 14 ऐसे 14 लिख के इस तरह याद, इसको याद रखने का है। बाकी आगे भी टर्म्स होती हैं इसके, लेकिन यहाँ तक ही हम देखेंगे। तो अब इसमें जब भाग लगाएंगे 3 का, 12 4, अभी देख लो, और ये नेगेटिव आना है, और आगे 4 किस में, डी ऑप्शन में, बस। तो यहीं से हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यदि ए बी सी समांतर षटफलक की आसन्न भुजाएं हैं तब इनका आयतन क्या होगा। बस देखिए, अब मैंने एक वीडियो है उसमें बताया है कि ये आसन्न भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। आसन या एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं पैरेललोपाइपड की। तो इससे बनने वाला जो कैसे बनेगा, जैसा भी बने, अपन को कोई मीनिंग नहीं है उसका, सीधा सा आंसर क्या होगा, 3 1 1 5 1 -1 1 1 -1, यही आंसर हो जाएगा। इसको ओपन कर दीजिए, करिए इसको ओपन। 3 -1 +1 -1 -5 +1 +1, अब क्या होगा, 5 -1 0 -4 +4, 8 आंसर हमारा, 8 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए 21 जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है कि हमें ए वेक्टर बी वेक्टर दो एकक सदिश यूनिट वेक्टर्स π/3 कोण पर झुके हुए हैं, मतलब एंगल, किस एंगल से इंक्लाइंड है आपस में, π/3 से, तब हमें फाइंड करना है ये। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास ऐसी फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसका सीधा ही क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका +2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका सीधा स्क्वायर का, ठीक है। जैसे ये होता है, यहां पे वेक्टर्स होता है, ठीक है। तो अब हमें दिया क्या क्या गया है, एकक सदिश है। एकक सदिश मीन्स इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, मतलब ये 1 प्लस ये 1 +2, ये भी 1, ये भी 1, एंड कोस किस एंगल पर इंक्लाइंड है, ये π/3 पर, ठीक है, π/3 पर है। तो अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1/2, अभी 2 मल्टीप्लाई में है, इससे कट के ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको ऐड कर दिया क्या, नहीं 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 ऐड नहीं हुआ, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, इसकी वैल्यू है। जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे हमें वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए ना वैल्यू, तो ये √3 हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए आपकी, जो कि क्या है, √3 जो है वो 1 0 के बराबर, 1 से छोटा, 1 से, हाँ 1 से बड़ा होता है,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 22 क्वेश्चन। देखिए 22 में हमें क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड दिए गए हैं एबीसी तीनों के, और साथ में ये कंडीशन दी हुई है। तब हमसे पूछा गया है ये, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड दे दिए और ये दे दिए। अब देखो हमें तो सीधा सा मालूम है, जब भी कहीं मैग्नीट्यूड टाइप में दे देना प्लस में, तो हमें तो सीधा स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं जानते हैं। और ये जो कंडीशन है ना ये वाली, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो इससे क्या कंडीशन निकलेगी, जो ए वेक्टर है वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना इसके साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जब ये परपेंडिकुलर तो और जो कंडीशन पीछे दी गई है सबसे यही निकलेगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब तीनों ही परपेंडिकुलर हैं और तो हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हमसे पूछा गया है और हम स्क्वायर वाली फॉर्म जानते हैं। क्या जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 में है तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हम जानते हैं। तो अब देखो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई। और ये वाली टर्म्स हमें क्वेश्चंस में दी गई हैं, ये क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 81। ऑप्शंस 81 ही आएगा ना। चलो इसमें जो 8 लिखा गया है ये 81 है एक्चुअल में, तो इसको आप क्या करें, 1 मिनट में करता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर उसका दिया हुआ है पॉइंट का, की रेखा, एंड देखो ये क्या दी गई है, लाइन की इक्वेशन से दूरी क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको जैसे हम करते हैं, मान लीजिए कि इसमें दिया क्या गया है, एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट मान लिया हमने हमारा कौन सा है 5 1 3, ये पॉइंट है, और कोई रेखा है। अब रेखा से क्या, जब किसी पॉइंट की दूरी निकालते हैं तो हम सीधी लंबवत दूरी निकालते हैं, वही सबसे कम दूरी होती है और उसी को दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये दूरी फाइंड करनी है, इसको मान लीजिए डी मान लिया। अब जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर है। ठीक है, ऐसी है, तो ए वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट से गुजरती है ये, तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है ए, ये ए पॉइंट है, इससे ये रेखा गुजर रही है और बी वेक्टर के समांतर है। ये जो लाइन है ये वाली, ये बी वेक्टर के समांतर है। मतलब किसी रेखा का समीकरण यदि ऐसा होता है तो उसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये रेखा जो है ए पॉइंट से तो गुजर रही है और बी वेक्टर के समांतर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी, और हमारे पास क्या है, केवल ए पॉइंट है 3 7 के, तो इसका ये वेक्टर है, मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे है, तो ऐसा ऐसा ओरिजिन यहाँ मान लीजिए ऐसा ये है, तो ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब देखिए इसकी ये दूरी हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे इसको एल मान लीजिए, ये दूरी निकाल के इसका एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल निकाल के और इसको क्या फाइंड करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा फिर एल साइन थीटा, हमारा ये पूरी हो जाएगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लीजिए पी, ठीक है, और ये क्या है एल, जैसे इसको पी माना तो अब ए पी वेक्टर क्या होगा, ए पी वेक्टर बराबर क्या होगा,
ओ पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि जब हमें ए पी वेक्टर चाहिए तो पी वेक्टर माइनस ए, पी माइनस ए करते हैं, पी माइनस में ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। जैसे ही ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर हमें दिया गया है, क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर 5 आयोटा प्लस जे, आयोटा नहीं सॉरी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ए वेक्टर क्या दिया गया है 3 आई कैप, 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप, और ये माइनस करना है इनको, तो ये क्या हो जाएगा ए पी वेक्टर क्या आएगा हमारा। ये क्या लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा भी नहीं करवाऊंगा, जितना मतलब अपन पहुंच सकते हैं कि अब क्या करना है उतना करके छोड़ेंगे इसको, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेशन करवाएगा। अभी जब हम कोस थीटा इसका निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा निकालना है हमें, साइन थीटा के लिए हमें कोस थीटा निकालना पड़ेगा, तो कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके कॉस थीटा निकलेगा, उससे साइन थीटा इंट्रोड्यूस करेंगे हम, फिर एल साइन थीटा, एल निकालेंगे, एल तो खैर निकल ही जाएगा, तो एल तो क्या है, एल बराबर ए पी वेक्टर ही है, तो इससे ये निकल जाएगा। जैसे ये है कि ये क्या आएगा 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप, ये आ गया, एल निकल आया बराबर एल निकल आया। अब क्या करेंगे, और जो इसके अंदर जो इस रेखा को क्या मानेंगे, क्योंकि देखो ये क्या है, ये जो रेखा है ये बी वेक्टर के क्या है समांतर है, तो इस वेक्टर को हम यहाँ मूव करवा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बी वेक्टर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, cos थीटा में हम इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और बी वेक्टर क्या दिया गया है हमारे पास, एंड बी वेक्टर क्या है जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर क्या करेंगे, अब cos थीटा करेंगे, क्या करेंगे कि ए पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए पी का मोड, वो सॉरी मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, इससे cos थीटा निकलेगा, फिर इससे sin थीटा निकालेंगे, फिर उसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेशन काफी लंबी है, तो इसको मैं यहीं छोड़ना चाहूंगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर आने वाला है हमारा सी, ठीक है। अब 6 आंसर आने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर दो दिए गए हैं, तब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर दिया गया है, आप देखते रहिएगा, बी वेक्टर दिया गया है, क्या किसका फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, तो पहले हम सीधा यही पहले तो यही फाइंड करते हैं, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 2 माइनस 2 बी वेक्टर क्या आएगा 2 माइनस 2, तो आई वाला तो 0 हो जाएगा, 0 आई कैप, फिर माइनस जे कैप माइनस 6 जे, तो माइनस क्या आएगा ये 6, हाँ 7 जे एंड माइनस 8, एंड माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 के कैप, तो ये आ गया हमारा -7 जे कैप, ठीक है। अब इसका क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन LMN होते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसको मान लीजिए ए वेक्टर, तो इसका क्या होगा ए वेक्टर का मॉड लगा देंगे नीचे, मॉड क्या मैग्नीट्यूड, तो -7 जे कैप अपॉन 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7 अपॉन 49 इज इक्वल टू -1, ठीक है। बाकी तो ये 0 0 है ना, आई वाला भी एंड के वाला भी 0 है, तो ये इससे क्या आएगा, ये जे कैप है, तो इससे ये जे कैप, तो इसको क्या लिखेंगे 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, तो ये क्या आ गया 0 -1 0, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, देखो सदिश वेक्टर दिश का इस पर प्रोजेक्शन ज्ञात करो,
और प्रोजेक्शन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। ए वेक्टर मान लीजिए किसको, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर मान लीजिए 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ए वेक्टर का देखो प्रोजेक्शन का होता है सीधा, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रोजेक्शन, की दिशा में प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, जो प्रोजेक्शन होता है उसको ऐसे पढ़ते हैं, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रोजेक्शन, और अल्टीमेटली वो होता है एक अदिश गुणा या स्केलर प्रोडक्ट ही है। तो ए वेक्टर का किसकी दिशा में, बी वेक्टर की दिशा में, तो बी वेक्टर की दिशा क्या होती है, की दिशा में प्रोजेक्शन मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये होता है, ये निकाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले तो बी वेक्टर का तो ये निकलेगा, तो ये क्या होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 49, 81, 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 9। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, 4 माइनस 8 प्लस 7, तो 4 माइनस 8 प्लस 7 बटा 9, यही हमारा आंसर। ये अच्छा प्लस आएगा ना, ये भी माइनस माइनस प्लस है ना, तो क्या क्या हो जाएगा 19/9 आंसर। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए, अब हमारे पास 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सदिश दिस एंड दिस दोनों के लंबवत एकक सदिश होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मतलब इसमें कितना पूरा उसने लॉजिक लगा दिया है। तो पहले तो इनके लंबवत सदिश फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। देखो तो ए वेक्टर यदि दिया गया है एंड बी वेक्टर हमें दिया गया है, इन दोनों के लंबवत सदिश कौन सा होता है, इन दोनों को जब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे ना, जब आपको थ्योरी करवाई हुई है उसमें साफ साफ लिखा गया है, जब से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, जो तो प्रोडक्ट वो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा, और वो वेक्टर इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब जो है वो इस तरीके से इस पे इन कैसे बताऊं आपको, मतलब बाहर की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ ऐसे, इनके दोनों के 90 डिग्री पे मिलेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह ये 90 डिग्री पे मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये तो 90 डिग्री पे मिल गया, फिर इसका क्या करेंगे, एकक सदिश निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इकाई सदिश ऐसे निकालते हैं ना, वैसे कर देंगे। तो देखो ये इसका क्या होगा, जैसे ही दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, एंड क्या दिया हुआ है 2 1 -1 एंड 1 -1 2, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास ही आएगा, और ये क्या होता है, क्या निकलेगा, आई कैप 2 -1, तो ये क्या होगा, आई कैप ही आएगा, साथ में माइनस जे कैप जैसे ही करेंगे, 4 + 1 5 प्लस के कैप, अब करें -2 -1 -3, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा -3 के कैप, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, एकांक सदिश फाइंड करना है ना, तो पहले तो आई कैप -5j कैप -3 के कैप देख लीजिए ऑप्शंस में, पर इसमें ऑप्शंस 2 ही लिखे हैं तो अपन पूरा ही कर लेते हैं। पहले तो ऑप्शन में अगर सिर्फ यही डिफरेंट लग रहा है तो इसी को क्लिक कर देंगे, या फिर यदि ये दो कहीं ऑप्शन में 2 में या 3 में आ रहा है तो फिर हम इसका क्या करेंगे, ये निकाल के इसके बटा में लगा देंगे। इसका जब निकालेंगे क्या आएगा 1 + 25 + 9, तो ये क्या आएगा 35। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आई कैप -5j कैप -3k कैप अपॉन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सब आंसर हमें कहाँ दे रखा है, 1 - 5 - 3 के, ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27, देखो इसमें कितना बड़ा उसने लॉजिक करवा लिया, तीनों बात पूछ ली उसने।
वेक्टर्स का भी हमसे वो ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट का भी ले लिया और यूनिट वेक्टर का भी ले लिया। और ये लॉजिक हर किसी को नहीं पता कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है जो नया वेक्टर आएगा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 27, कि यदि ए बी सी सभी समतलीय या एक ही समतल में है या इनको कोप्लेनर कहते हैं, तब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। देखिए कोप्लेनर का सीधा सा है, यदि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इनका जो ये आएगा क्या 1 1 1 2 0 -4, ठीक है, एंड 1 लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि अगर ये कोई हमारा ये है समतल है और इसमें क्या है तीन वेक्टर्स हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये, ए वेक्टर ये और ए वेक्टर ये जो तीनों एक ही उसमें है समतल में, तीनों एक ही समतल में है, तो इनका जब हम क्या करेंगे किसी किन्हीं भी दो का, मान लीजिए ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक इस समतल के लंबवत वेक्टर मिलेगा हमें। अब जब लंबवत वेक्टर हमें मिल जाएगा, मान लीजिए ये हमें मिल गया, कोई भी अलग नाम दे दीजिए इसको, जैसे मान लीजिए ये मिल गया, ये है सी वेक्टर हमारा, इसको मान लीजिए हमने पी वेक्टर नाम दे दिया, अभी एन वेक्टर नाम दे दो, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, एन वेक्टर नाम दे दिया इसको। जैसे इसको एन वेक्टर का नाम दिया, अब क्या करेंगे, तीसरा वेक्टर बचा हमारा सी, हमारा क्या बचा सी वेक्टर, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री कौन है तो वो जीरो बनाएगा ना। अब सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर बराबर 0, इसका क्या हो गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये किसका है सी ए बी। इसको लिखते कैसे हैं ऐसे बराबर 0, वही हम शुरू में लिखा था, वो इसलिए लिखा था कि ये जो कोप्लेनर होते हैं ना तो ये सीधा हमें 3 रख के 0 कर देना है। अब जैसे इसका हम निकालेंगे, इसको जैसे ही फाइंड करेंगे सारणी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी फाइंड की जाएगी, तो ये 0 के बराबर इसको रख देंगे, तो रखिए, तो ये क्या आएगा 1 लेंगे 4 लैम्बडा -1 तो 6 + 4 10 फिर 1 लेंगे, जैसे ही 1 लेंगे तो 2 लैम्बडा, तो ये 2 लैम्बडा -0 तो लैम्बडा बराबर 0। जैसे करेंगे तो 6 लैम्बडा -10 बराबर 0, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 10/6 इज इक्वल टू 5/3 आंसर, तो 5/3 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आई थिंक हाँ लास्ट क्वेश्चन है 28। 28 में क्या कर रखा है कि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू भी दी हुई है, और हमसे बी वेक्टर भी दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया गया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है। और जैसे ही हमें पता है कि मॉड्यूलस में प्लस और माइनस आ जाए तो हम सीधा क्या करते हैं स्क्वायर वाली टर्म को यूज करते हैं। देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है ए बी प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए बी माइनस कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर दो, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या ये बचेगा, बच गया। तीनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ये और ये हमसे पूछा गया है, तो आप इजीली बता पाएंगे हम। देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई है 16, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 14, ये हो गया इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू तो हमसे पूछी गई है, एंड ये क्या दिया गया है हमें 46, तो 46 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फाइंड करके, अब देखो पहले 2 से कट कट करो 18
8। ठीक है, ये हो गया। अब इज इक्वल टू क्या हो गया ये 1800 800 आई थिंक 2600 माइनस 46 का स्क्वायर। तो ये और इसकी वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्या होता है 6/6। इसको जैसे ही लेस करेंगे हम क्या आएगा, देखो लेस कर तो ये जैसे ही आएगा, अब क्या करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो ये हमारे अब क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। तो इस तरीके से हमने डी ट्रिपल एस बी टी जी टी में वेक्टर कैलकुलस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी पढ़ लिए हैं। और इन सभी को आप देखना कि जो मैंने वेक्टर कैलकुलस पढ़ाई हुई है, एक तो पहले वीडियो डाली थी शुरू में, और एक इससे जस्ट पहले, इस वीडियो से जस्ट पहले वीडियो डाली है। दोनों में सभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से पुटअप हुआ हो। तो मतलब वेक्टर कैलकुलस का तो परफेक्ट है, इसमें तो क्वेश्चन बाहर तो गए नहीं है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू, बने रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ।